हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। आज हम जिस वीज़ा के बारे में बात करेंगे उसकी वीडियो पहले मैंने अपने चैनल पर नहीं बनाई है, ना ही मैंने कुछ उसकी कोई भी वीज़ा के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। बट अभी हमें कुछ टाइम पहले एक मेल आया था, उन्होंने हमें पूछा कि उन्हें जापान जाना है तो उसकी वीज़ा के बारे में उनको हमसे पूछना था। तो हमने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक वो ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका को छोड़ के कहीं और भी जाना चाहते हैं या किसी भी कंट्री में। तो इसलिए हमने उनके लिए वीडियो बनाई है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी और अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोग तक पहुँचा सकूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगी, जो लोग जापान जाना चाहते हैं वो उनके लिए फ़ाइल वो स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, उस अपनी फ़ाइल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाए जिनसे उनकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो। और कुछ ऐसे पॉइंट भी शेयर करूंगी कि वो अगर ऐसे वो पॉइंट्स अगर वो डॉक्यूमेंट्स लगाए तो उनसे उनका वीज़ा रिफ्यूज़ल होने से भी बच सकता है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी शेयर करूँगी जिनसे उनका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो लोग जापान जाना चाहते हैं, चाहे बिज़नेस के लिए जाना चाहते हैं, चाहे टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाहते हैं, या विजिटर वीज़ा हो गया, या स्पॉन्सरशिप पे जाना चाहते हैं, या किसी ने उन्हें इनवाइट किया है उस इनविटेशन पर जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी वीज़ा पर जाना चाहते हैं, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आज कोई पर्टिकुलर वीज़ा के बारे में बताया कि हाँ स्किल वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं या टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हैं तो ये वाले डॉक्यूमेंट लीजिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जापान में ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट सेम ही होते हैं, चाहे आप किसी भी वीज़ा पर जाएँ। तो ये मैं बता रही हूँ, अगर आप बिज़नेस कैटेगरी में भी जा रहे हैं या टूरिस्ट कैटेगरी में भी लेकर भी जा रहे हैं, तो भी आप लोगों को ये सेम ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसीलिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो बेसिक एक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जापान के लिए, वो कौन कौन से हैं। ये तो वैसे आप किसी भी वीज़ा के लिए अगर आप जा रहे हैं कोई भी कंट्री के लिए, तो ये बेसिक ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। उनमें से सबसे पहले तो हमारा हो गया पासपोर्ट, हमारी फ़ोटोग्राफ्स हो गई, हमारा वीज़ा फॉर्म हो गया, हमारी कवर लेटर और VFS की अपॉइंटमेंट हो गई, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, 2 से 3 साल की हमारी ITR जो टैक्स रिटर्न फाइल होती है वो हमें लेकर रखनी है। उसके साथ ही हमारा कोई बिज़नेस का प्रूफ है तो वो हमें दिखाना है। और अगर हम लोग जॉब करते हैं तो उसकी NOC होती है, और वहीं उसकी एक सैलरी स्लिप भी होती है। ये थे हमारे जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स, ये हर हमारी वीज़ा की फ़ाइल में लगेंगे, चाहे आप किसी भी कंट्री में करो। बट फिलहाल हम जापान का बता रहे हैं, तो ये आप बेसिक डॉक्यूमेंट्स ये अपने पास आप पूरे अच्छे से फाइल करके रखें। तो एक चीज़ मैं आप लोग के साथ और शेयर करना चाहती हूँ, आप में से कुछ लोग को शायद पता भी होगा, बट जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें एक चीज़ बता दूँ। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, कोई भी वीज़ा लगवाते हैं किसी भी वीज़ा के लिए, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आपके पासपोर्ट में 3 से 4 पेज खाली होने ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप लोग वीज़ा लगा ले तो आप सोचते हो कि एक पेज है, इसमें वीज़ा लग जाएगा, हमारा टिकट वाला वीज़ा, स्टिकर वीज़ा, कोई सा भी हो, उसमें वीज़ा लग जाता है। बट जब आप एयरपोर्ट पर जाते हो तो आपको अराइवल और डिपार्चर की स्टैम्प चाहिए होती है। बट फिर जब वहाँ से आप कंट्री से आते हो तो उस पर भी आपको अराइवल और डिपार्चर की स्टैम्प चाहिए होती है। कई केसेस में क्या होता है कि आपको इन स्टैम्प्स के लिए उनके पास पेजेस नहीं खाली होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि यार 2 पेज है तो इसमें हमारा लग जाएगा, बट नहीं, आपको अराइवल डिपार्चर की स्टैम्प्स के लिए भी कम से कम आपको 2 से 3 पेज अपने पासपोर्ट में खाली रखने ही चाहिए। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी अप्लाई करें आपके पासपोर्ट में जगह खाली हो कि आपकी ये 3 या 4 स्टैम्प जो लगनी है वो आपकी लग सके। तो अब मैं आपको बता दूं कि जापान आपसे कभी भी ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं मांगता। जैसे बहुत सी कंट्रीज ट्रैवल इंश्योरेंस मांगती है, ये आपसे नहीं मांगता। अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस लगा के दे भी रहे हैं, वो आपको रिटर्न दे देगा। और साथ ही ये आपसे कभी भी आपकी कंफर्म टिकट नहीं मांगता। कई कंट्रीज़ में होता है कि आप अपनी रिटर्न की पहले अपनी टिकट्स दिखाइए तो आपको वो लोग वीज़ा देंगे, ऐसा नहीं है। ये वाली जापान की ऐसी कंट्री है जहाँ आपकी रिटर्न टिकट नहीं मांगी जाती। ना ही इस वीज़ा के लिए आपको होटल की बुकिंग चाहिए होती है। जैसे कहीं कहीं होता है ना कि आप होटल की बुकिंग दिखाइए, अपना कंफर्म वाउचर दिखाइए तो ही हम आपको वहाँ आने देंगे, ऐसा नहीं है। ये आपसे होटल की बुकिंग भी नहीं मांगता, बस एक कंफर्म एक वाउचर मांगता है। जैसे एक रिजर्व वाउचर होता है, वो हमारी बिना पेड के भी हो जाता है। अगर हम ऑनलाइन किसी भी साइट से होटल बुक कर रहे हैं तो वहाँ पे बिना पेड के भी आप बुकिंग कंफर्म करके एक कंफर्म वाउचर आप वहाँ से प्रिंट लेके अपनी फाइल के लगा सकते हैं। उसमें आपको पेड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी आपकी प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन हो गए, CA नेटवर्थ के सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें भी नहीं मांगते। अगर आप बेफजूल में लगा भी देंगे तो हो सकता है कि जापान इसे एक्सेप्ट भी ना करे और आपको शायद रिटर्न करके और आपका वीज़ा भी कैंसिल कर दे। तो ध्यान रखिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी ना लगाएं।
और एक चीज़ और अच्छी है, यहाँ पे आपको 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी है। कुछ कंट्रीज़ में होता है आपको 6 महीने की ही लगानी है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप 3 महीने की भी लगा सकते हैं। अच्छा होगा वैसे आप 6 मंथ की लगाएं, बट अगर आप नहीं लगा सकते, आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स की है, तो आप 3 मंथ की भी लगा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे टैक्स रिटर्न के साथ साथ आपको कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम टैक्स का आपका वो जो सर्टिफिकेट या रिक्वायरमेंट्स है वो आपको नहीं, इन लोगों को नहीं चाहिए होता, आपसे नहीं बोलता कि हमें वो सर्टिफिकेट्स दो। आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो इट्स ओके, वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा इस चीज़ का भी। उसके अलावा अगर आपकी कोई सेकंड इनकम ऑफ सोर्सेस है तो आप वो भी लगा सकते हैं, उसका प्रूफ आप अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपको रेंटल जो आपकी इनकम आती है तो आप उसका रेंट का एग्रीमेंट नहीं लगाएंगे। इनकेस आप एग्रीमेंट लगाते भी हैं तो आपको पहले उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हम ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें एक सेकेंड इनकम आती है, हम उसका प्रूफ करके लगा रहे हैं। अगर आप सिर्फ रेंट एग्रीमेंट लगा देंगे, उन्हें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो हो सकता है वो ये सोचें कि आपने उनको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के बारे में बताया या अपनी प्रॉपर्टी एसेट्स दिखा रहे हैं, तो हो सकता है वो लोग आपका वीज़ा ना लगाएं, आपको रिटर्न कर दें। तो इसलिए आपको उन्हें ये बताना पड़ेगा कि ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमें सेकंड इनकम आती है, तो हम उसको दिखा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपकी सेकंड इनकम आपकी बैंक में आ रही है, आपकी इनकम टैक्स में दिख रहा है, आपका कोई आपके पास बैंक का प्रूफ है, तो आप उसका सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो आपका वहाँ शो नहीं कर रहा है, आपके बैंक में नहीं आ रही है या आपको सिर्फ कैश मिल रहा है, तो आप उसको वहाँ पे मत दिखाइए कि हमें सेकंड इनकम आती है, क्योंकि आपके पास उसका कैश का कोई प्रूफ नहीं होगा। तो आप रेंट एग्रीमेंट भी मत लगाइए और किसी भी चीज़ में उसको मत दिखाइए। और वहीं अगर आपका इनकम सोर्सेस आपका एग्रीकल्चर है, मान लीजिए आप खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, तो जो किसान होते हैं वो कुछ मतलब बेचना खरीदना उनका होता है, तो उसकी गवर्नमेंट की स्लिप होती है। जब आप किसी भी चीज़ को सेल करते हैं अपनी ये खेती बाड़ी वाली चीज़ों में से, तो गवर्नमेंट आपको एक स्लिप देती है, आप वो स्लिप लगा सकते हैं, क्योंकि उनको प्रूफ करने के लिए कि आपकी एग्रीकल्चर से वो आपका जो पैसा आ रहा है वो सेकेंड इनकम है, तो उसको प्रूफ करने के लिए वो स्लिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो आप वो स्लिप लगाएं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप सेकंड इनकम दिखा रहे हैं तो आपको वीएफएस ऑफिस के जाना होगा, वहाँ पे अपनी प्राइमरी सोर्सेस ये सब दिखाना होगा कि हमें इतनी इनकम यहाँ से आ रही है और ये इस चीज़ का प्रूफ है। अगर आप उन चीज़ों के प्रूफ उनको पहले से एक्सप्लेन करके लगाएंगे तो हो सकता है कि वो आपका वीज़ा जल्दी भी कर सकते हैं या अपने टाइम पर भी करेंगे। बट अगर आप उन्हें ये नहीं पहले से एक्सप्लेन करेंगे कि हमने ये क्यों लगाया, तो हो सकता है वो आपका वीज़ा डिनाई भी कर दे। तो इस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि जापान की अपॉइंटमेंट हमें कैसे मिलेगी। उसके लिए हमें वीएफएस की एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पे जाना है, बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे हमें स्लॉट मिल जाएंगे कि ये स्लॉट अवेलेबल हैं। कभी हो सकता है कि वो आपके हिसाब से आप अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं, कभी हो सकता है कि वहाँ पर वो लोग बिजी हों तो वो अपने हिसाब से आपको स्लॉट देंगे कि आप इस स्लॉट पर आइए। बट ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको उसका प्रिंट आउट लेके ही आपको ऑफिस जाना है। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट लेकर नहीं जाएंगे अपने वीएफएस ऑफिस, तो वो लोग बिलीव ही नहीं करेंगे कि आपने अपना पहले से अपॉइंटमेंट लिया है। तो उनको दिखाने के लिए कि हाँ आप पहले से अपॉइंटमेंट लेकर आए हैं, आपको उसका प्रिंट आउट लेकर ही वीएफएस ऑफिस जाना है, जिससे कि वो लोग आपको मतलब नंबर दे सके वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। अब बात करते हैं अगर हम बिज़नेस की, तो जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको बिज़नेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ट्रेड लाइसेंस होता है उनका, या फिर कोई उनका एट लाइसेंस होता है, उनको वो सारी लाइसेंस दिखाने पड़ते हैं, प्रूफ दिखाना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट का मतलब कोई सरकारी का बिज़नेस करते हैं तो आपको उसको भी उन्हें प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप बिज़नेस करते हैं, आपके पास ये प्रूफ है, तो आप वो भी अपनी फाइल के साथ अटैच करें। वहीं अगर आप जॉब करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, उन्हें एनओसी देना पड़ता है। अगर आपकी कंपनी ने आपको एनओसी नहीं दिया है तो उन्होंने जो लीव सेंक्शन करी होगी 2 से 3 महीने 4 महीने जितनी भी लीव आपने सेंक्शन कराई होगी, उसका जो लेटर होता है आपको वो अपनी फाइल के साथ अटैच करना पड़ेगा। अगर एनओसी है तो आप लीव सेंक्शन उसमें नहीं अटैच करेंगे, अगर एनओसी नहीं है तो आपको लीव सेंक्शन उसमें अटैच करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बताया, लीव सेंक्शन अटैच करने की वहाँ आपको, अगर आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी स्लिप भी अटैच करनी पड़ेगी। वैसा ऐसा कुछ नहीं है कि जापान ने मांगी है, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपने करी तो शायद रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं, आप लगाना चाहें तो सैलरी स्लिप लगा सकते हैं, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं भी लगाना चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म 16 की। अगर आपने आईटीआर लगाई है, अगर आपने इनकम टैक्स भरा हुआ है, अपना फाइल किया हुआ है, उसकी फाइल है, आप वो लगा सकते हैं। बट जो लोग आईटीआर नहीं भरते, जिन्होंने नहीं लगाया, तो वो फॉर्म 16 लगाएं। ध्यान रखिए कि आपको दोनों चीज़ें नहीं लगानी है। कुछ लोग करेंगे कि आईटीआर भी लगा दें फॉर्म 16 भी, ऐसा नहीं। अगर आईटीआर नहीं है तो फॉर्म 16 लगाएं, अगर आईटीआर है तो फॉर्म 16 ना लगाएं।
अब बात करते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की। अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उनको एक ट्रैवल आइटनरी चाहिए होगी आपका, और साथ में आपके होटल के वाउचर्स जो मैंने बताया है, कंफर्म नहीं, आप पेड वाले वाउचर्स नहीं भी देंगे तो चलेगा, आपको सिर्फ एक उनके पास एक वाउचर कंफर्म होना चाहिए कि हाँ इन्होंने इस होटल में बुकिंग ले रखी है, आप एक वो दे सकते हैं। साथ ही आप वहाँ पर एक कवर लेटर होता है, आपको कवर लेटर देना पड़ेगा। ध्यान रखें कवर लेटर बहुत लंबा चौड़ा ना बनाएं, आप कुछ मेन चीज़ें भी लिख सकते हैं। साथ में आपका SOP जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, आपको वो करना पड़ेगा। इनमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं लिखना होता, आपको इसमें बस लिखना होता है कि हाँ आप कौन सी डेट से कौन सी डेट में आ रहे हैं, आप किन कंट्री से आ रहे हैं, यहाँ पर आप क्या करने आ रहे हैं, आपको इस कंट्री में आप जॉब के लिए आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, आप विजिट करने, आप जो भी आ रहे हैं, अगर आप किसी रिलेटिव से मिलने आ रहे हो तो आपको इसमें वो मेंशन करना होगा। बट कुछ बेसिक चीज़ें मेंशन करें आप इसमें। मेन आपको इसमें अपनी फैमिली के बारे में भी लिखना है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी फैमिली क्या है, अगर आप मैरिड हैं तो लिखें, अनमैरिड हैं तो लिखें, आपके बच्चे वह हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं, आपको इसमें ये सब चीज़ें भी मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बताया कि जापान आपसे ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं मांगता, ना ही रिटर्न टिकट मांगता है, तो ये भी मैंडेटरी नहीं है। आप अगर आप चाहते हैं कि आपको देना तो आप इसे अपने कवर लेटर में ही अपना मेंशन करके दे सकते हैं कि हाँ मेरे पास ट्रैवल इंश्योरेंस है या मैंने अपनी रिटर्न टिकट कराई, बट इसका कोई प्रूफ आपको अपनी फ़ाइल के साथ बिल्कुल अटैच नहीं करना। अब बात करते हैं कि हमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हम वीज़ा रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं। जैसे कि हमारी टीम ने बहुत रिसर्च किया, हमने बहुत पता करा, तो पता चला कि जापान फालतू के डॉक्यूमेंट से बहुत इरिटेट होता है। जैसे अब बहुत से लोग प्रॉपर्टीज़ के पेपर लगा देते हैं, अपने एसेट्स के पेपर लगा देते हैं, बट जापान इनका कोई प्रूफ आपसे नहीं मांगता है। हाँ, अगर आपको अगर इतना ही लिखना है, आप एक कवर लेटर में मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी है या ये एसेट्स हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सी कंट्रीज़ में इन पेपर्स को लगाना ज़रूरी होता है जिससे आपका वीज़ा जल्दी आता है, बट जापान आपसे कोई ऐसा प्रूफ या कोई ऐसे प्रॉपर्टीज़ के पेपर या एसेट्स नहीं मांगता है। तो इसलिए आप बेफजूल के ये डॉक्यूमेंट्स अपनी फ़ाइल में लगा के फ़ाइल को बल्क ना करें, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स लगाएं जो आपसे जापान मांग रहा है। सेकेंड चीज़ कि आप बहुत सी कंट्रीज़ में आपने सुना होगा कि आपको कंफर्म टिकट लगाने से वीज़ा जल्दी मिलेगा, बट जापान आपसे कभी भी कंफर्म टिकट या रिटर्न टिकट नहीं मांगता है, तो आपको इसमें यहाँ मेंशन नहीं करना। अगर आप अपनी कंफर्म टिकट अपना लगा के देंगे पहले से कि हाँ मेरी टिकट आ चुकी है, आप मुझे वीज़ा जल्दी दे दीजिए, तो जापान वालों को लगता है ये बंदा बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है जापान जाने के लिए। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो लोग हमेशा मतलब वहाँ पर अप डाउन करते रहते हैं जापान, चाहे अपने बिजनेस के लिए जाते हैं या हो सकता है उनको कोई रिलेटिव रहता है उससे मिलने आते जाते रहते हैं हर 2 महीने 1 महीने में, तो वो लोग टिकट लगा के दे सकते हैं। अदरवाइज जो न्यू वीज़ा होता है, न्यू पासपोर्ट होता है, उन पे जब वीज़ा लगवाना है तो आपको कभी भी कंफर्म टिकट रिटर्न टिकट नहीं अटैच करके देनी है, क्योंकि उनसे उस पर हो सकता है उन पर नेगेटिव उन पर असर पड़े कि हाँ ये बंदा ऐसे क्यों लगा के दे रहा, तो इसलिए आप कोशिश करें आपको वो नहीं लगा के देनी है। जैसे बहुत सी कंट्रीज़ में आपने सुना भी होगा ना, वैसे भी हर कंट्री के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाके, जब भी आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लगा, आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि इसमें हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और क्या नहीं लगाने हैं। तो वैसे जापान में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं। जापान में एक चीज़ और है, अगर आप कवर लेटर किसी भी कंट्री में दें, आपको बोलते हैं 3 से 4 पेज का आपको उन्हें अच्छा खासा बड़ा कवर लेटर बना के देना है, बट यहाँ पर इन्हें बोला जाता है कि आपको कवर लेटर बहुत ही ज़्यादा छोटा बना के देना है। आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें उसमें मेंशन करनी है, ज़्यादा चीज़ें उसमें मेंशन नहीं करनी है। तो जैसे कि आप लोगों ने और भी सुना होगा कि बहुत सी कंट्रीज़ में क्या होता है कि अगर आप रिटर्न टिकट लगा के देते हैं तो वीज़ा जल्दी मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि यूके हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको इनको पहले से रिटर्न टिकट लगा के देनी होती है आपके वीज़ा के लिए। बट कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ आपको रिटर्न टिकट नहीं लगा के देनी होती है। वैसे मैंने बताया जो कवर लेटर हर कंट्री में बहुत बड़ा मांगा जाता है, बट इस कंट्री में बहुत छोटा कवर लेटर मांगा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ और है इसमें कि जो जापान का पासपोर्ट है वो मतलब वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट हम उसे बोल सकते हैं। उस पर 95% कंट्रीज़ ऐसी हैं जो जापान के पासपोर्ट अगर आप उन्हें दिखाते हैं वो आपको वीज़ा फ्री कर देती हैं। और दूसरा, इस पासपोर्ट पे आपको इमिग्रेशन भी आपका इजीली क्लियर हो जाता है। तो ये थी आज की कुछ मेन पॉइंट्स जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करे हैं जापान को लेके। बट मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर मैंने वीज़ा के बारे में बताया। आप किसी भी वीज़ा के लिए अगर जापान में अप्लाई करेंगे तो आपको इन्हीं पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर आप किसी और कंट्री के लिए भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, टाइम चेंज होता है, मतलब आप 2 महीने 4 महीने बाद भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हर टाइम की हर सिचुएशन की एक अलग
डॉक्यूमेंट्स या अलग चीज़ बता दी जाती है। डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं बट कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं, जैसे कोविड के टाइम में कुछ और हो गया, बिना कोविड के कुछ और। तो वैसे जब भी आप कहीं भी जाने से अप्लाई करें तो उनकी वेबसाइट पे जाके पहले एक चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा कि अब उस टाइम में वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या चीज़ मतलब बोली गई है ले जाने के लिए, या क्या चीज़ मना कर दी गई है लगाने के लिए। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखें। बाकी हम तो आपको हमेशा अपडेट करते ही रहेंगे कि अब हमें क्या लगाना है या क्या नहीं लगाना है। बाकी फिर भी आपको अगर कुछ भी हमसे पूछना होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।